इज़्दवाजी ताल्लुकात और निकाह के दौरान बीवी के नान नफ़क़े से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले को कलअदम करार देते हुए अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। बताया गया है कि मातहत अदलिया को कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ख़वातीन के हवाले से अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर करदा इस फैसले में लिखा है कि यह मुकदमा इस्लामी कानून, आइनी हुकूक और मुआशरती हक़ाइक़ से जुड़े 2 बुनियादी सवालात उठाता है। पहला सवाल, मुस्लिम औरत को शादी के रिश्ते में नान नफ़क़ा कब से मिलने का हक़ हासिल होता है, और दूसरा सवाल, किन हालात में शौहर को अपनी बीवी का नान नफ़क़ा अदा ना करने की इजाज़त या मुआफ़ी मिल सकती है। यह मामला सिर्फ इस्लामी कानून की मौजूदा तशरीह का नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ निकाह और इज़्दवाजी रिश्ते के असल मफ़हूम से है। इसमें यह भी शामिल है कि शादी के रिश्ते में औरत की माली खुद मुख्तारी की हदूद क्या हैं, और इसमें आइन के इस वादे का भी ताल्लुक़ है कि हर फ़र्द की इज़्ज़त नफ्स, प्राइवेसी और मसावात को यकीनी बनाया जाए, ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और औरत को ज़िंदगी के हर शोबे में शरीक किया जाए। फैसले में मज़ीद लिखा है कि ये सवालात जिस पस मंज़र में उठते हैं उसके मुख्तसर हक़ाइक़ ये हैं कि दरख्वास्त गुजार यानी बीवी और जवाब दहिंदा यानी शौहर का निकाह 2 नवंबर 2012 को हुआ था। हालांकि रुखसती बाहिमी रजामंदी से फरवरी 2013 में तय पाई थी, मगर शौहर ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक रुखसती को मौखर किया। फिर अक्टूबर 2013 में बीवी ने निकाह के वक्त से नान नफ़क़ा का दावा करते हुए फैमिली कोर्ट फैसलाबाद से रुजू किया। बीवी ने नवंबर 2012 से अक्टूबर 2013 के बकाया जात समेत माहाना 25,000 रुपये नान नफ़क़ा का मुतालबा किया था। शौहर ने तहरीरी जवाब तो जमा करवाया, लेकिन सुलह की कार्रवाई में पेश नहीं हुआ, जिस पर 12 मार्च 2014 को अदालत ने एकतरफा तौर पर फैसला देकर बीवी के लिए निकाह के आगाज़ से लेकर निकाह कायम रहने तक 3,000 रुपये माहाना नान नफ़क़ा मुकर्रर कर दिया। फैसले से नाखुश होकर दोनों फरीक़ैन ने डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद की अदालत में फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इस दौरान 2 मई 2014 को शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। 27 अक्टूबर 2014 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बीवी की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली और शौहर की अपील खारिज कर दी और नान नफ़क़ा की रकम 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये माहाना कर दी, जो निकाह के बरकरार रहने तक अदा की जानी थी। यहाँ ये बात नोट करना अहम है कि अपील कोर्ट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि अपील के दौरान ही जवाब दहिंदा यानी शौहर ने अपनी बीवी यानी दरख्वास्त गुजार को तलाक दे दी थी। इसके बाद दोनों फरीक़ों ने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जहाँ 28 अप्रैल 2015 के अपने फैसले में अदालत ने शौहर की दरख्वास्त इस बुनियाद पर मंजूर कर ली कि क्योंकि निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई थी या इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था, तो इसलिए बीवी नान नफ़क़ा की हकदार नहीं है। यूँ बीवी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई और मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे दिए गए। इसी फैसले के खिलाफ बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद लिखा है कि दरख्वास्त गुजार यानी बीवी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और फैमिली लॉ के तयशुदा उसूलों के खिलाफ है। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार को निकाह के दिन से तलाक तक नान नफ़क़ा मिलना चाहिए था, ख़ास तौर पर इसलिए कि शौहर ने मुस्तकिल तौर पर रुखसती करने और बीवी को उसके घर ले जाने से गुरेज किया। इसके बरक्स जवाब दहिंदा यानी शौहर के वकील उमर एजाज गिलानी एडवोकेट, जिन्हें अदालत ने मुकर्रर किया था क्योंकि शौहर ने वकील रखने से माजूरी जाहिर कर दी थी, उन्होंने कहा कि शौहर ने ख़ानदानी दबाव में आकर निकाह कर लिया था और रुखसती का कभी वादा नहीं किया था, क्योंकि वो शुरू से ही इस रिश्ते से नाखुश था, इसलिए बाद में बीवी को तलाक दे दी। जवाब दहिंदा के वकील ने किताब अल हिदाया का हवाला देते हुए कहा कि बीवी को नान नफ़क़ा का हक़ तभी मिलता है जब वो शौहर के घर मुंतकिल हो जाए। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनके मुताबिक मातहत अदालतों के फैसले कानून और हक़ाइक़ के गलत इतलाक़ पर मबनी थे और हाई कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर उन्हें कलअदम करार दे दिया। इसके बाद फैसले में मुख्तलिफ अदालती मुआवनीन के दलाइल का हवाला देने के बाद लिखा गया है कि हमने फरीक़ैन के वकला के दलाइल सुने हैं और अदालती मुआवनीन की दानिशमंदी से भी भरपूर फ़ायदा उठाया है। हमने ज़ेर बहस फैसले, मुतल्लिक़ा कवानीन और मुकदमे के रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है, जिसके बाद अब हम ऊपर उठाए गए सवालात पर फैसला देने की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कि एक मुसलमान औरत को शादी के रिश्ते में नान नफ़क़ा कब से मिलने का हक़ हासिल होता है। इस हवाले से फैसले में मुख्तलिफ दीनी किताबों, समाजी और सकाफ़ती प्रैक्टिसेस और आइन का हवाला देकर इस सवाल के जवाब में लिखा है कि इस्लामी उसूलों, आइनी और कानूनी प्रोटेक्शंस और अदालती प्रेसिडेंट को मजमूई तौर पर देखने से ये बात साबित होती है कि नान नफ़क़ा का हक़ निकाह के कायम होते ही किसी शर्त के बग़ैर पैदा हो जाता है
और ये शौहर पर एक लाजमी कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल यह है कि किन हालात में शौहर अपनी बीवी का नान नफ़का अदा करने की जिम्मेदारी से आज़ाद हो सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए फैसले में लिखा गया है कि अगरचे उमूमी उसूल ये है कि निकाह के कायम होते ही नान नफ़का वाजिबुल अदा हो जाता है, लेकिन क्लासिकल इस्लामी फ़िक़्ह जूरिस्प्रूडेंस में चंद महदूद एक्सेप्शंस तस्लीम की गई हैं, जिनमें बीवी के रवैये की वजह से वक्ती तौर पर उसके नान नफ़का के हक़ पर असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर किताब अल हिदाया के मुताबिक अगर बीवी नाफरमान हो या ज़िद में आकर शौहर की इजाज़त के बगैर घर छोड़ दे तो वो अपने नान नफ़का के हक़ से महरूम हो जाती है जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती और सबमिट नहीं करती, क्योंकि इस दवाजी ताल्लुक़ की खिलाफ वर्जी उसके ज़िम्मे समझी जाती है। जबकि डॉक्टर तंजीलुर रहमान इस बात को शर्त करार देते हैं कि बीवी पर शौहर का कंट्रोल होना नान नफ़क़े की जिम्मेदारी के लिए लाजमी है। अलबत्ता वो ये भी मानते हैं कि अगर शौहर अपनी ही किसी कोताही, जैसे कि अपनी कमज़ोरी या बीवी के साथ रहने से इनकार की वजह से बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता, तो इस सूरत में बीवी के नान नफ़क़े का हक़ ख़त्म नहीं होता। तारीख़ी तौर पर ऊपर बयान की गई तमाम तशरीहात और नुशूज़ के क्लासिक नज़रिए की ताबीर ख़ास तौर पर हनफी और हनबली मकातिब फ़िक्र में बीवी की फरमाबरदारी, इताअत या सरेंडर करने की शर्त पर मबनी रही है, जिसमें बीवी को शौहर के कंट्रोल या मिल्कियत में रखा गया है। इन तशरीहात ने इस दवाजी जिम्मेदारियों को सिर्फ इस दवाजी ताल्लुक़ के लिए बीवी की जिस्मानी मौजूदगी तक महदूद कर दिया है। इस तरह की महदूद सोच मकासिद शरीयत के मुनाफी है, जो इज़्ज़त, इंसाफ और इंसानी फलाह को तरजीह देते हैं। मोहम्मद हाशिम कमाली और जासिर औदा जैसे कंटेम्प्रेरी जूरिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि महज कवायद पर मबनी सख्त तशरीहात से हटकर मकसद पर मबनी सोच अपनाई जाए, जहाँ शरीयत को एक जिंदा और इखलाकी निज़ाम के तौर पर समझा जाए, जो बुनियादी हुकूक और बदलती हुई समाजी हकीकतों से हम आहंग हो। इसलिए शौहर को नान नफ़का अदा करने से सिर्फ निहायत महदूद हालात में ही आज़ाद किया जा सकता है, और वो भी तब जब वो वाज़े और मजबूत सबूत के ज़रिए यह साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर इस दवाजी रिश्ता तर्क कर दिया है, जिसमें जज्बाती, रिहायशी और ताल्लुकाती पहलू शामिल हैं। इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर शौहर पर आयद होती है। फैसले में मजीद लिखा है कि अगर बीवी का साथ रहने से इनकार, जुल्म, नज़रअंदाजी, जबर, ज़बरदस्ती के रवैये या मुनासिब रिहाइश ना होने की वजह से हो, तो ये नुशूज़ या इस दवाजी रिश्ते को बिला जवाज़ रद्द करना नहीं समझा जाएगा। इसी तरह अगर शौहर रुखसती नहीं करता, रिहाइश फराम नहीं करता, महर अदा नहीं करता या सफ़र के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात मसलन वीज़ा मुहैया नहीं करता, तो ऐसी सूरत में बीवी का शौहर के साथ ना रहना इस दवाजी रिश्ता तर्क करने के मुतरादिफ नहीं होगा। इन तमाम हालात में बीवी का नान नफ़का पाने का हक़ बरकरार रहेगा। मज़ीद तशवीश की बात यह है कि बीवी के नान नफ़का के हक़ को इस दवाजी ताल्लुक़ के सबूत से मशरूत करना एक नाकाबिल कबूल और आइनी तौर पर मशकूक मयार है। ये औरत को मजबूर करता है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के निहायत निजी और हसास पहलुओं को अदालती कार्रवाई में ज़ाहिर करे, जो आइन के आर्टिकल 14 के तहत उसके हक़ इज़्ज़त और हक़ प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। इस दवाजी ताल्लुक़ के होने या ना होने का साबित करना, जो अक्सर नाकाबिल तस्दीक और फितरी तौर पर खुफिया मामला है, औरत को एक नामुमकिन सूरत हाल में डाल देता है और अदालती निज़ाम में उसकी कमज़ोरी को मज़ीद बढ़ा देता है। ऐसे हालात में नुशूज़ की यह तशरीह ना सिर्फ नज़रियाती तौर पर गलत है, बल्कि ये जबरी कंट्रोल और मुआशी ग़ुलामी को भी फ़रोग़ देती है। इन हालात में नान नफ़का से इनकार करना दरअसल पिदरशाही रिवायात को एक हथियार बना देता है और इस्लामी कानून की अखलाकी बुनियादों को कमज़ोर कर देता है। लिहाजा इस इस्तिस्ना को निहायत महदूद रखा जाना चाहिए और इसे मकासिद शरीयत, आइन के आर्टिकल्स 14, 25 और 35 में दिए गए बराबरी, इज़्ज़त नफ्स और समाजी इंसाफ के उसूलों और प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस की रोशनी में दोबारा मुतय्यन करना ज़रूरी है। इन उसूलों के मुताबिक सिर्फ इस सूरत में नान नफ़का रोका जा सकता है कि जब बीवी बिला जवाज़ और गैर माकूल तरीके से इस दवाजी रिश्ते को तर्क कर दे। ये दलाइल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दूसरे सवाल का जवाब देते हुए लिखा है कि शौहर को सिर्फ उसी वक्त नान नफ़का अदा करने से इस्तिस्ना दिया जा सकता है कि जब वो वाज़े, मजबूत और कवी सबूत के ज़रिए ये साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर इस दवाजी रिश्ता तर्क कर दिया है, जिसमें जज्बाती, रिहायशी और ताल्लुकाती पहलू भी शामिल हैं। ये बात साबित करने की पूरी जिम्मेदारी शौहर पर आयद होती है। शौहर के हक़ में ये इस्तिस्ना भी निहायत महदूद होना चाहिए ताकि जेंडर इनइक्वालिटीज़ को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए एक मोहतात और हुकूक पर मबनी नुक्ता नज़र ज़रूरी है ताकि नान नफ़का औरत की मुआशी कमज़ोरी के ख़िलाफ़ एक ढाल बने, ना कि जबर का ज़रिया बन जाए। फैसले के अख्तिताम की तरफ जाते हुए मज़ीद लिखा गया है
कि इस्लामी फ़िक़्ह की जदीद ताबीरात, कानूनी दफ़ात, आइनी ज़मानतों और अदालती प्रेसिडेंट्स को मजमूई तौर पर देखने से ये बात वाज़ेह होती है कि बीवी के नान नफ़क़ा का हक़ ना तो इस दवाजी ताल्लुक़ या रुख़सती पर मुनहसिर है और ना ही शौहर की मर्ज़ी से मशरूत है। ये हक़ निकाह के कायम होते ही बिला शर्त वजूद में आ जाता है और शौहर पर एक लाजमी कानूनी जिम्मेदारी बन जाता है। इस जिम्मेदारी को मुअत्तिल करने की वाहिद जायज़ बुनियाद सिर्फ उसी वक्त पैदा हो सकती है जब शौहर भारी शवाहिद का मयार पूरा करते हुए ये साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर अज़दवाजी रिश्ता तर्क कर दिया है। और यह रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बल्कि जज्बाती, रिहायशी और ताल्लुकात ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को शामिल करता है। अगर ऐसा सबूत मौजूद ना हो तो शौहर पर नान नफ़क़ा की जिम्मेदारी बरकरार रहेगी। ये अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ इस्लामी कानून की मसावात पर मबनी रूह को मौसर बनाती है बल्कि आइन के आर्टिकल 14 में इज़्ज़त नफ्स, आर्टिकल 25 में मसावात और आर्टिकल 35 में ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के वादे को भी मजबूत करती है। एक पिदरशाही मुआशरे में जहाँ औरत का मर्द पर मुआशी इन्हिसार अक्सर सिस्टमिक नाइंसाफ़ी को जन्म देता है, वहाँ नान नफ़क़ा के हक़ को एक बुनियादी आइनी, कानूनी और इखलाकी हक़ के तौर पर महफूज किया जाना चाहिए। इस हक़ को महदूद करने की किसी भी कोशिश को सबसे सख्त आइनी और फ़िक़ही स्क्रूटनी के अमल से गुजारना लाजिम है। इस बहस के बाद अदालत ने खातून की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए लिखा है कि इस बहस की रोशनी में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बीवी के नान नफ़क़ा के हक़ को निकाह की तारीख से तस्लीम किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तय करदा फैसले के मुताबिक 5,000 रुपये माहाना होगा और इसमें इद्दत की मुद्दत का नान नफ़क़ा भी शामिल होगा। ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है, इसे अपील में तब्दील करके कबूल किया जाता है, जबकि इससे जुड़ी सिविल अपील भी मंजूर की जाती है। अपील मंजूर करने के बाद फैसले में मज़ीद लिखा है कि इख्तिताम से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि अदालती ज़िम्मेदारी के एक बुनियादी पहलू यानी अदालती ज़बान के किरदार पर रहनुमाई दी जाए। फैमिली लॉ से जुड़े मुकदमात के फैसलों में जज के अल्फाज का असर अदालत की चार दीवारी से कहीं आगे तक जाता है। इसलिए यह निहायत अहम है कि अदालती ज़बान इस अंदाज में इस्तेमाल की जाए जो हमारे आइन में दर्ज इक़दार को मजबूत करे, ना कि उन्हें कमज़ोर कर दे। हम इस बात पर तशवीश का इज़हार करते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसमें कहा गया कि नान नफ़क़ा का हक़ बीवी को जिनसी ताल्लुक़ के बाद हासिल होता है और इस रुकावट के ख़त्म होने के बाद शौहर पर बीवी का खर्च उठाना लाजिम हो जाता है। ये तर्ज़ बयान पिदरशाही सोच यानी ऐसा निज़ाम जिसमें मर्द के पास फैसला साजी का अख्तियार होता है, इस सोच की अक्कासी करता है। अदालतों की तरफ से फैमिली लॉ केसेस में इस्तेमाल होने वाली ज़बान सिर्फ इनफिरादी तनाज़ात को हल नहीं करती बल्कि ये इस बात को भी तश्कील देती है कि मुआशरे में शादी और फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर हुकूक और जिम्मेदारियों को किस तरह समझा जाए। अदालती ज़बान एक रिवायत बनाने की क़ुव्वत रखती है जो इंसाफ को देखने, समझने और इस पर अमल करने के तरीक़े पर असरअंदाज होती है। सरेंडर या सबमिट जैसे अल्फाज पिदरशाही फ्रेमवर्क में जड़े रखते हैं और जेंडर हिरार्की और फीमेल सबऑर्डिनेशन के पुराने तस्वुरात को तक़वियत देते हैं। ऐसे अल्फाज औरत को शादी के रिश्ते में बराबर की पार्टनर के बजाय एक पैसिव रेसिपिएंट के तौर पर पेश करते हैं और इस तरह से उसके कानूनी और आइनी मकाम को कमज़ोर कर देते हैं। लिहाजा ये निहायत ज़रूरी है कि अदालती रीजनिंग और ज़बान आइन में दिए गए वक़ार, मसावात और बिला इम्तियाज़ होने के उसूलों पर मजबूती से कायम हो और साथ ही फ़रीक़ैन की ज़िंदगी की हकीकी सूरत हाल और मौजूदा समाजी तनाजुर की भी अक्कासी करे। जजेस ख़ासतौर पर फैमिली मुकदमात में सिर्फ इनफरादी झगड़ों के फैसले करने वाले जजेस नहीं होते बल्कि वो इस्लाहकार और फ़िक्री रहनुमा भी होते हैं जो मुआशरे को तरक्की पसंद और इंक्लूसिव सोच की तरफ ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इन जजेस पर आइनी और इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी ज़बान अपनाएं जो सिनफी हसासियत और हकूक़ पर मबनी हो और औरत के मसावी कानूनी दर्जे को बतौर एक मुकम्मल और ख़ुद मुख्तार फ़र्द तस्लीम करे। अदालती फ़ैसलों में स्टीरियोटाइप से गुरेज किया जाना चाहिए, रवादारी को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए और हकीकी इंसाफ के उसूलों की अक्कासी की जानी चाहिए। आइन के तहत इस तब्दीली के किरदार को अदा करते हुए अदलिया सिर्फ कानून की तशरीह नहीं करती बल्कि अपने हर लफ्ज़ के ज़रिए समाजी रवैयों को ढालती है और मसावात को आगे बढ़ाती है। ज़बान कभी गैर जानिबदार नहीं होती, ये या तो स्टेटस को मजबूत करती है या फिर मुआशरे को एक ज़्यादा मुनसिफाना और बराबर के मुस्तक़बिल की तरफ ले जाती है।